अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एड इन लाइट। आज हम पढ़ेंगे क्लास मैट्रिक की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है जनरल वेव प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेव के बारे में कि वेव क्या होती है, उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, वो प्रोड्यूस किस तरीके से होती है, साथ ही साथ उसकी टाइप्स क्या क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। और इसके अलावा हम एक टॉपिक जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उस टॉपिक के बारे में भी हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम वेव के बारे में बात करते हैं कि वेव होती क्या है। अ मेथड टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड वेव। देखें, अगर मैटर के ट्रांसफ़र के बगैर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है, तो उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। अगर मैटर के ट्रांसफ़र के बगैर, मिसाल के तौर पर मैं एक रस्सी लूँ और उस रस्सी का एक सिरा किसी भी जगह से फिक्स्ड कर दूँ और दूसरे सिरे से उस रस्सी के अंदर झटका दूँ, तो मेरी एनर्जी, मेरी मैकेनिकल एनर्जी उस रस्सी में प्रोड्यूस होकर एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। मैंने रस्सी का एक सिरा यहाँ से फिक्स्ड कर दिया है और यहाँ से मैंने इस रस्सी को अपने हाथ से झटका दिया है दूसरे एंड से। अब आप देखिए, रस्सी में एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है, रस्सी में वेव प्रोड्यूस हो गई है, यानी कि हमारे पास एनर्जी इसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह आहिस्ता आहिस्ता जाने लगी है। मेरी जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो रस्सी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी है। अब आप मुझे बताएं, क्या ये रस्सी जो है ये भी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है? तो जवाब है नहीं। रस्सी हमारी उसी जगह पर है, रस्सी का जो पहला सिरा था हमारे पास वो उसी जगह पे मौजूद है, लेकिन उसके अंदर जो मैंने मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस की थी वो एक जगह से दूसरी जगह ज़रूर जा रही है। तो यहाँ पे हमारा मैटर तो एक ही जगह रहा, लेकिन हमारी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गई। इसी मेथड को हम वेव का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और एग्जांपल के ज़रिए समझा सकती हूँ ये बात, कि जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो साउंड भी आपको पता है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो जो सुनने वाले हैं वो हमारी आवाज़ को कैसे सुन पाते हैं? बेसिकली जो हमारी साउंड एनर्जी होती है वो वेव के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। हमारा जो मीडियम होता है एयर, उस एयर में वेव प्रोड्यूस होती है और उस वेव के ज़रिए हमारी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एयर भी साथ में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, उस एनर्जी, उस साउंड एनर्जी के साथ एयर भी दूसरी तरफ जा रही है। ऐसा नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो साउंड एनर्जी है उस एयर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाती है। ठीक है, इसी बात को हम वेव का नाम देते हैं। इसके अलावा वेव की एक और डेफिनेशन भी बोली जा सकती है। डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इज़ कॉल्ड वेव। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि मान लें एक तालाब है, अभी उसमें कोई भी वेव प्रोड्यूस नहीं हुई, अभी बिल्कुल उसका पानी बिल्कुल सही एक काम मंज़र में नज़र आ रहा होगा आपको, बिल्कुल भी वेव प्रोड्यूस नहीं हुई, अनडिस्टर्ब्ड है अभी वो। मीडियम है वेव, मीडियम भी मैटर भी को कहते हैं। हमारे पास जितने भी मैटर्स हैं आप उनको मीडियम के तौर पर भी यहाँ पे सपोज़ कर सकते हैं। तो हमारा अभी जो पॉन्ड है वो भी, पानी जो है वाटर, वो भी एक मीडियम है। अब मैंने उस मीडियम में यानी कि पॉन्ड में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की। किस तरीके से? कि मैंने उस पॉन्ड में एक स्टोन उठाया छोटा सा और उस स्टोन को उस पॉन्ड में ज़ोर से फेंक दिया, जिसकी वजह से होगा क्या, हमारे वाटर में, हमारे पॉन्ड में वेव प्रोड्यूस होने लग जाएंगी, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लग जाएगी। क्या हमारे मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से वेव प्रोड्यूस हुई? जवाब है जी, वेव प्रोड्यूस हुई। तो जब भी हम किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे वेव की फॉर्मेशन हो जाती है, वेव प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन, वेव की डेफिनेशन एक और इस तरीके से बन सकती है कि डिस्टर्बेंस इन अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इज़ कॉल्ड वेव। अब चलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ वेव के बारे में। आपकी जो सिंध बोर्ड बुक की जो है, चले अब हम वेव फॉर्मेशन की बात करते हैं कि वेव किस तरीके से फॉर्म होती है। आपकी जो बुक है उसमें 3 तरीके बताए हुए हैं वेव की फॉर्मेशन के। वैसे तो डिफरेंट और भी तरीके हैं बहुत सारे, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें 3 तरीके बताए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एक रोप के ज़रिए वेव की डेफिनेशन बताने की कोशिश की थी कि रोप की मदद से आप कैसे वेव की फॉर्मेशन कर सकते हैं। वही पहला तरीका है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ वेव बाय द हेल्प ऑफ रोप। यही बात कि मैंने रस्सी का एक सिरा एक एंड से बांध दिया और दूसरे सिरे से अपने हाथ की मदद से उसमें
झटका दिया, पूरी रोप पे झटका देने की कोशिश की, जिसकी मदद से आप देखेंगे कि हमारी रोप में एक वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसकी मदद से जो मेरी मैकेनिकल एनर्जी थी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएगी। मेरी रस्सी सेम जगह पर रही, लेकिन एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। जो रोप थी, हमारे पास अभी यहाँ पर रोप एक मीडियम के तौर पर यूज़ हो रही है, तो रोप एक जगह से दूसरी जगह नहीं गई, सिर्फ और सिर्फ हमारी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह गई। तो वही मेथड जिसके ज़रिए से मैटर का ट्रांसफ़र ना हो लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाए, मैटर का ट्रांसफ़र ना हो लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाए, उसी मेथड को हम वेव का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो तरीका आ जाता है उसका नाम है वेव फॉर्म्ड बाय अ स्लिंकी स्प्रिंग। जैसे कि आप मान लें एक स्प्रिंग के कोई सी भी हेलिकल स्प्रिंग ले लें। हेलिकल स्प्रिंग मतलब जो इस तरीके की होती है हमारे पास, इस तरीके की हमारे पास हेलिकल स्प्रिंग होती है। अगर आप उसको भी क्या करें कि एक एंड उसका आप एक जगह से फिक्स्ड कर दें और दूसरी जगह से आप उसको बार बार आगे पीछे मूव करें, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जब आप उसको छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ हिस्सा उसका कंप्रेस्ड होगा और कुछ हिस्सा उसका हमारे पास सेपरेट होगा। कुछ हिस्सा उसके पास थोड़ा सा दब रहा होगा और कुछ हिस्सा आपस में दूर दूर हो गया होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ हिस्सा दूर है हमारे पास स्प्रिंग के हिस्से का, और यहाँ पर कुछ हिस्सा दबा हुआ है, कंप्रेस्ड हुआ हुआ है। फिर यहाँ पर कुछ हिस्सा दूर है और फिर यहाँ पर कुछ हिस्सा दबा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास वेव जनरेट हो गई है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। जो हिस्सा सेपरेट है हमारे पास वो हिस्सा रेयरफेक्शन कहलाता है, जो हिस्सा आपस में कंप्रेस्ड हुआ हुआ है वो हिस्सा कंप्रेशन कहलाता है। इसकी बात मैं आपको डिटेल में आगे जाके बताऊंगी जब हम टाइप्स ऑफ वेव पढ़ेंगे, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव की जब हम बात करेंगे तो आप इसको मज़ीद समझेंगे। इसके अलावा आप इस स्प्रिंग के अंदर अगर इसको ऊपर नीचे भी मूव करेंगे तो भी आप देखेंगे कि इसमें ऐसी वाली ये जो रोप के अंदर वेव प्रोड्यूस हुई थी वो वेव भी प्रोड्यूस हो सकती है। इसके बाद जो वेव की फॉर्मेशन का तीसरा तरीका जो आपकी बुक में बताया गया है वो है वेव प्रोड्यूस बाय रिपल टैंक। रिपल टैंक के ज़रिए उसके अंदर वेव प्रोड्यूस करके हमें दिखाई हुई है। बेसिकली रिपल टैंक की फ़िगर आपको आपकी बुक के पेज नंबर 3 पे मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे भी उसकी वीडियो या कोई भी पिक्चर छोटी सी लगा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रिपल टैंक बेसिकली हमारे पास एक ट्रे होती है छोटी सी, जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है और साथ में उस ट्रे के नीचे एक स्क्रीन मौजूद होती है। साथ में उस ट्रे में डिपर मौजूद होता है। मान लें कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट, यूँ समझ लें एक डिपर होता है और उस डिपर के ऊपर वाइब्रेटर लगा हुआ होता है हमारे पास, एक वाइब्रेटर लगा हुआ होता है हमारे पास, जो जिसकी वजह से जब ये वाइब्रेट करता है तो जो हमारा डिपर होता है वो उस पानी को मूव करवा देता है, पानी में मूवमेंट क्रिएट करवा देता है, जिसकी वजह से हमारी वेव प्रोड्यूस हो जाती है। तो रिपल टैंक हमारे पास उसमें कम गहरा पानी, शैलो वाटर होता है, यानी कि कम गहरा उसके अंदर पानी मौजूद होता है। और जब उसमें डिपर जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर वाइब्रेटर जब वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है उसकी मदद से हमारे पानी में मूवमेंट शुरू हो जाती है। चलें अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव मोशन, यानी वेव्स की क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले तो हम ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं। आपकी बुक में 4 डिफरेंट टाइप्स बताई हुई हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल। सबसे पहले तो हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर लेते हैं कि ट्रांसवर्स वेव होती क्या है। ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन और पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम। ये बात तो सर पे से गुजर गई होगी, क्या क्या कहा गया है, कुछ समझ में ही नहीं आया। चलें अब हम इसको थोड़ा सा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप गौर करें, हमारे पास मैंने अभी आपको वेव की एक डेफिनेशन बताई थी कि जब हमारे पास मैटर का ट्रांसफ़र ना हो और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए। मैटर ट्रांसफ़र ना हो, मैटर एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँच रहा है एनर्जी के साथ, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही पहुँच रही है। लेकिन क्या मैटर के पार्टिकल्स मूवमेंट भी नहीं शो करते? तो जवाब है मैटर के पार्टिकल्स मूवमेंट ज़रूर शो करते हैं। बगैर मैटर की मूवमेंट के हमारे पास एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। जैसे कि अब यहाँ पर हम रोप की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर वही हमने एक रस्सी का एक सिरा एक जगह से फिक्स्ड कर दिया है, रोप का एक एंड एक जगह से फिक्स कर दिया और एक दूसरे एंड की मदद से हमने उस रस्सी में झटका दिया, तो उस रस्सी में अब आप देख रहे हैं वेव प्रोड्यूस हो गई है। अब आपको पता है रस्सी तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही,
लेकिन हमारी जो रस्सी है वो क्या ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं कर रही? क्या हमारी रस्सी ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं कर रही? तो आपको दिख रहा होगा कि हमारी रस्सी ऊपर नीचे तो ज़रूर मूवमेंट कर रही है। यहाँ पे आप इस रस्सी के एक पॉइंट को ही देख लें, ये पॉइंट आपको ऊपर नीचे जाते हुए ज़रूर नज़र आएगा। आगे नहीं जा रहा लेकिन ऊपर नीचे जाते हुए ज़रूर नज़र आएगा। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं कि जब हमारा मैटर है, जो मैटर है उसके पार्टिकल्स परपेंडिकुलर मूव करें। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। आप खुद देखें आपकी वेव किस तरफ जा रही है। आपकी वेव जा रही है फॉरवर्ड, आगे की तरफ जा रही है। और आपके पार्टिकल्स मूवमेंट कैसे हो रही है? अप एंड डाउन। आपके पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है, मीडियम जो है आपकी रोप जो है उसकी मूवमेंट चल रही है अप एंड डाउन। और जो आपकी एनर्जी है वो फॉरवर्ड मूव कर रही है, फॉरवर्ड आगे जा रही है। तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अगर यहाँ से मैं ये वाला एरो उठाऊं और यहाँ से हम पार्टिकल की मूवमेंट वाला एरो उठाएं तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल कर रहा है। और इसी 90 डिग्री की हम जब मैथमेटिक्स में बात करते हैं, इसी 90 डिग्री को हम बोलते हैं भाई परपेंडिकुलर है। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर। तो यही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जब हमारे वेव परपेंडिकुलर मूव करे, जब हमारी वेव परपेंडिकुलर मूव करे, किसके परपेंडिकुलर मूव करे? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के। यानी कि हमारे मीडियम के पार्टिकल्स यूँ जा रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं और हमारी वेव आगे की तरफ मूव कर रही है। तो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो इस तरीके की वेव को हमारे पास ट्रांसवर्स वेव का नाम दिया जाता है। ऐसी वेव जिसके अंदर एनर्जी हमारे पास 90 डिग्री के एंगल पर मूव करे, किसके? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के। रस्सी ऊपर नीचे ज़रूर मूव हो रही है लेकिन आगे नहीं जा रही। ऊपर नीचे मूव होने की वजह से हमारा जो एनर्जी और रस्सी के पार्टिकल के दरमियान का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, यानी कि परपेंडिकुलर। आई होप आपको ट्रांसवर्स वेव अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम ट्रांसवर्स वेव के बारे में, दो मुख्तलिफ ट्रांसवर्स वेव के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में। कुछ मज़ीद बातें हमें यहाँ पे जाननी है, जैसे कि ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्रस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है। देखें, अभी मैंने आपको क्या बताया ट्रांसवर्स वेव किस तरीके की होती हैं कि हमारे पास, मैं इस डायग्राम को दोबारा बना देती हूँ यहाँ पे, कि हमारे मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर या नीचे मूव कर रहे होते हैं। मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर या नीचे मूव कर रहे होते हैं और हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो वेव है वो आगे मूव कर रही होती है। वेव की डायरेक्शन किस तरफ है? हमारे पार्टिकल्स के 90 डिग्री। वेव की डायरेक्शन किस तरफ है? हमारे पार्टिकल्स के 90 डिग्री। अगर ऊपर मूव कर रहा है हमारा मीडियम तब भी 90 डिग्री है और अगर नीचे मूव कर रहा है हमारा मीडियम तब भी 90 डिग्री है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वेव परपेंडिकुलर मूव कर रही है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के। अब यहाँ पे क्रस्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, ये मेरी एक वेव है। सॉरी फॉर बैड डायग्राम, लेकिन खैर अभी आपको इस बात से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास एक वेव है। अब यहाँ पे आप गौर करें, इस वेव के अंदर ये एक हिस्सा, इस पे गौर करें आप। इस वेव के अंदर अभी हमारे पास जब पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे थे तो ये हमारी रेस्ट पोजीशन है, सही, ये हमारी रेस्ट पोजीशन है। लेकिन जब इसमें वेव प्रोड्यूस हो गई तो अब हमारे पार्टिकल्स ऊपर नीचे जाना शुरू हो गए। तो क्रस्ट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिसके अंदर हमारे मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर हों, वो पॉइंट क्रस्ट कहलाता है। क्रस्ट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिसमें हमारे पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर लिया हो। हमारा पहले मीडियम रेस्ट पोजीशन पे था, लेकिन जब इसमें वेव प्रोड्यूस हुई तो जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारा मीडियम, यानी हमारी रस्सी ले लें, कोई भी वेव, हमारी जो भी वेव है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगी जिस भी पॉइंट पर, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? वो पॉइंट कहलाएगा क्रस्ट। वो पॉइंट क्या कहलाएगा? क्रस्ट। सही है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द पॉइंट ऑन अ सरफेस ऑफ वेव। वेव की सरफेस पर वो पॉइंट, वेव की सरफेस पर वो पॉइंट जिस पर हमारी वेव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, वो पॉइंट क्या कहलाता है? क्रस्ट। इस बात को आप यूँ भी बोल सकते हैं, द पॉजिटिव और अपर पार्ट ऑफ अ वेव। वेव का सबसे ऊपर वाला पार्ट, वेव का पॉजिटिव पार्ट। देखिए, ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नीचे है तो ये नेगेटिव हो गया। तो वेव का सबसे ऊपर वाला पार्ट या सब पॉजिटिव पार्ट हमारा क्रस्ट कहलाता है। सिमिलरली हमारे पास ट्रफ क्या होता है?
ट्रफ भी वही पॉइंट है हमारे पास जहाँ पर हमारी वेव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। बस डिफरेंस यहाँ पर इतना आ जाता है कि ट्रफ हमारे पास लोअर पॉइंट होता है। देखिए एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द नेगेटिव लोअर पार्ट ऑफ वेव। देखिए ये मैंने आपको बताया ना कि ये जगह नेगेटिव हो गई, ये जगह ऊपर वाली पॉजिटिव हो गई। तो नेगेटिव पार्ट के अंदर हमारे पास नेगेटिव पार्ट के अंदर जो सबसे लोअर पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, वेव का सबसे लोअर पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास ट्रफ कहलाएगा। यहाँ पर भी हमारी वेव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करे। अच्छा ये बात याद रखें, मीडियम से लेकर हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जो पॉइंट है, प्लीज़ डिस्प्लेसमेंट ना समझिएगा इसको, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कुछ और होती है। यहाँ पर आप ये बात याद रखें कि जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो पॉइंट हमारे पास ट्रफ कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन एक और लिख सकते हैं, डेट द नेगेटिव और लोअर पार्ट द नेगेटिव और लोअर पार्ट ऑफ अ वेव इज़ कॉल्ड ट्रफ। द नेगेटिव और लोअर पार्ट ऑफ अ वेव इज़ कॉल्ड ट्रफ। सबसे नीचे का जो पार्ट है वेव का वो क्या कहलाएगा, ट्रफ कहलाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं वेव मोशन की दूसरी टाइप जिसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा होता है, हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और वेव हमारे पास आगे मूव कर रही होती है जिसकी वजह से उनका 90 डिग्री का आपस में एंगल बन रहा होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास थी ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारा जो पार्टिकल होता है वो आगे पीछे मूव कर रहा होता है। देखिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं चला जाएगा, लेकिन अपनी जगह पर रहते हुए आगे पीछे मूव करेगा, अपनी जगह पे रहते हुए आगे पीछे मूव करेगा। तो और हमारी वेव किस तरफ मूव कर रही है, हमारी वेव तो आगे की तरफ ही मूव कर रही है। तो अब आप मुझे बताएं, जब हमारे पास दोनों की इस तरीके की हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं और बीच में डिस्टेंस सेम होता है, तो इस चीज़ को हम पैरेलल बोलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। सही है, तो यहाँ पर हमारी जो वेव है वो आगे की तरफ मूव कर रही है और जो हमारा पार्टिकल है वो भी उसके गिर्द आगे पीछे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लॉन्गिट्यूडनल का नाम देते हैं। हमारा पार्टिकल एक जगह से दूसरी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, वो अपनी जगह पर रह के आगे पीछे मूव कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखें आप, हमारे पास क्या हो रहा है, ये अभी आप मान लें एयर के पार्टिकल्स हैं। किसके पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल जब मैंने इस एयर के अंदर अपनी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश की, साउंड निकाला मैंने इस एयर के अंदर, तो हुआ क्या, इस एयर के अंदर अब एक वेव प्रोड्यूस होने लग जाएगी जिसकी मदद से मेरी जो साउंड एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। अभी भी मेरी एनर्जी की डायरेक्शन तो इस तरफ ही है, लेकिन अब आप गौर करें, एक हिस्सा आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे पार्टिकल्स करीब करीब होंगे, एक हिस्सा आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे पार्टिकल्स करीब करीब मिलेंगे, और एक हिस्सा आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हो रहे होंगे। और फिर आपको दोबारा से एक हिस्सा ऐसा मिलेगा जहाँ पे पार्टिकल्स करीब होंगे। देखिए मैं यहाँ पे अभी बता देती हूँ, ये जो हिस्सा है ये हमारे पास पार्टिकल्स करीब करीब है, फिर ये हिस्सा पार्टिकल्स दूर, फिर ये हिस्सा पार्टिकल्स करीब, और फिर ये हिस्सा दोबारा से पार्टिकल्स दूर। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जैसे ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास वेव यूँ बनती थी ऊपर नीचे, ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास वेव ऐसे ही बनती है, करीब पार्टिकल्स फिर दूर, फिर पार्टिकल्स करीब, फिर पार्टिकल्स दूर। इसकी वजह से होता क्या है कि हमारी एनर्जी आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। यहाँ पे देखें हमारे साउंड एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है कि पार्टिकल्स पहले करीब हुए, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ के पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे और यहाँ के पार्टिकल्स कंप्रेस हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ वाले पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे और यहाँ वाले कंप्रेस्ड हो जाएंगे, और इसी तरीके से हमारी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती रहेगी। अब इसमें हो क्या रहा होता है कि जो हमारे एयर के पार्टिकल्स हैं, जैसे कि ये पार्टिकल मैंने ब्लैक से जो है हमारे पास कलर कर दिया, आप इसको देखें, ये जो पार्टिकल है मेरे पास यूँ मूवमेंट कर रहा होगा अपनी ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, जैसे कि स्प्रिंग, हमने हेलिकल स्प्रिंग की एग्जांपल पढ़ी थी। तो हमारा जो हेलिकल स्प्रिंग है वो भी आप अगर उसको पहले आगे पीछे खुद से थोड़ा सा पुश करेंगे, फिर आप देखेंगे कि वो खुद से अब आगे पीछे मूव करना शुरू कर जाएगा। सही, जो हेलिकल स्प्रिंग हमने देखा था वो भी ऐसे ही करते हैं कि हम उसको दबाते हैं फिर छोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वो ऊपर नीचे यानी कि आगे पीछे मूव कर रहे हैं उसके जो पार्ट है। यहाँ पे भी हमारा जो एयर का पार्टिकल है वो यूँ आगे पीछे मूव कर रहा है, और हमारी एनर्जी किस तरीके से मूव कर रही है, हमारी एनर्जी भी आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जब हमारे पास इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल हुए हुए, हमारी एनर्जी यानी हमारी वेव
की डायरेक्शन कैसी है, पैरेलल है हमारे पार्टिकल्स की डायरेक्शन के। हमारा जो मीडियम है यहाँ पे, जैसे एयर मीडियम है, स्प्रिंग में स्प्रिंग मीडियम होता है हमारे पास, उसके पैरेलल मूव कर रही है। तो इस टाइप को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऐसी टाइप जिसके अंदर हमारे पास जो वेव है वो पैरेलल मूव करे, वो पैरेलल मूव कर रहे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के पार्टिकल्स के, उस वेव को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। अब हमने ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्रेस्ट एंड ट्रफ देखा था, ऊपर और नीचे का पॉइंट, ऊपर और नीचे का पॉइंट, सही। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। अब इसकी बात कर लेते हैं। कंप्रेशन क्या होता है, द रीजन वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोज टुगेदर। ऐसा रीजन जहाँ पे पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स आपस में करीब करीब हों, वो हिस्सा क्या कहलाता है, कंप्रेशन। ऐसा रीजन जहाँ मीडियम के पार्टिकल्स करीब करीब हों, वो हिस्सा क्या कहलाता है, कंप्रेशन। और ऐसा मीडियम हमारे पास यहाँ पे इस मीडियम के अंदर हमारे पास आप जो पार्टिकल्स देख रहे हैं, यहाँ पे ये पार्टिकल्स आपस में करीब करीब हैं, इसीलिए ये दोनों हिस्से हमारे पास कंप्रेशन के हैं। और रेयर फ्रैक्शन क्या कहलाता है हमारे पास, ऐसा रीजन वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे आप गौर से देखें तो पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स हमारे पास एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो ऐसे पार्ट को हम रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे। चलें, आई होप आपको कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। कंप्रेशन ऐसा पार्ट जहाँ पार्टिकल्स आपस में करीब करीब होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जो पार्टिकल्स आपस में करीब करीब होते हैं, तो वो वाला पार्ट हमारे पास कंप्रेशन कहलाता है। और ऐसा पार्ट जहाँ पार्टिकल्स आपस में दूर दूर होते हैं हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर, वो वाला पार्ट हमारे पास रेयर फ्रैक्शन कहलाता है। ऐसा पार्ट जहाँ पार्टिकल्स करीब हैं वो कंप्रेशन, और ऐसा पार्ट जहाँ पार्टिकल्स दूर दूर हैं वो हिस्सा रेयर फ्रैक्शन कहलाता है। और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की मदद से ही हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होती है। याद रखिएगा, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव का हिस्सा है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव का हिस्सा है। और जो क्रस्ट एंड ट्रफ हमने पढ़ा था वो ट्रांसवर्स वेव के हिस्से होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रांसवर्स वेव के अंदर कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन हो। ठीक है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव में होगा और ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ होगा। लास्टली यहाँ पर आप वीडियो के ज़रिए भी ट्रांसवर्स वेव को थोड़ा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपको यहाँ एक वेव नज़र आ रही होगी, आप उसके अंदर मौजूद एक रेड पार्टिकल पर फोकस करें, उसको ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे कि जो रेड पार्टिकल है वो अपनी जगह पर रहते हुए ऊपर नीचे मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा बल्कि अपनी जगह पर रहते हुए एक ऊपर नीचे मूव कर रहा है। और यही हमारे पास ट्रांसवर्स वेव में भी होता है। अच्छा, इस वीडियो में भी आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव दोनों नज़र आ रही होंगी। आप यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव पे अगर गौर करें तो आपको उसमें मौजूद एक रेड लाइन ज़रूर नज़र आएगी। अगर आप उस पर फोकस करें तो आपको मालूम होगा कि वो जो रेड लाइन है वो एक्चुअली पार्टिकल है मीडियम का, वो एक पार्टिकल है एक मीडियम का। और आप देखें उसको कि वो अपनी जगह पर रहते हुए आगे पीछे मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा बल्कि अपनी जगह पर रहते हुए आगे पीछे मूव कर रहा है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेव की डायरेक्शन पैरेलल होती है मीडियम के पार्टिकल के, वेव की डायरेक्शन पैरेलल होती है मीडियम के पार्टिकल की। ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल में हमारे पास इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज, इसके अलावा वाटर वेव्स, ये सब हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास वेव्स इन अ हेलिकल स्प्रिंग आ सकती है एग्जांपल के तौर पर। और इसके अलावा हमारे पास जो साउंड वेव्स होती हैं वो भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर आप थोड़ा सा रिपल टैंक की डायग्राम को भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक शैलो वाटर से भरी हुई ट्रे मिल जाएगी। इसके अलावा उस ट्रे में अगर आप गौर करें तो आपको डिपर मिल जाएगा, जो आपको ब्राउन कलर के ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है वो हमारा डिपर है। उसके ऊपर आपको जो मशीन नज़र आ रही है वो वाइब्रेटर है हमारे पास। और जब हम स्विच ऑन करते हैं जिसकी मदद से जो है वो वाइब्रेटर वाइब्रेट करने लगता है और हमारा डिपर भी उस पानी के अंदर वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से पानी में वाइब्रेशन होती है। ऊपर आपको नज़र आएगा बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब की वजह से उस पानी का जो साया है, जो रिफ्लेक्शन है वो हमें नीचे स्क्रीन पे नज़र आता है। तो इसकी वजह से हम इस रिपल टैंक की वजह से हम वेव्स के इस बारे में स्टडी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में भी स्टडी कर पाते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी मज़ीद वीडियोज़ बना कर लाऊँ। थैंक यू।